एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो चलिए, जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम 12 अक्टूबर को होना है, उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं, उनका डिस्कशन कर रहे हैं। उसके क्रम में अभी हम लोग 2016 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो वीडियो है वो 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका लास्ट वीडियो है। हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन डेली डिस्कस करते हैं। तो इसके पहले हम लोग आगे बढ़ें, सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्णा जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल जो है 105 नंबर तक के क्वेश्चंस देख लिए थे। अब जो हम देखेंगे वो 106 नंबर से स्टार्ट करेंगे और आज की वीडियो में ना आपको ज़्यादातर करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बस हम लोगों को केवल क्वेश्चंस देखने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे किस टॉपिक से पूछे हुए हैं करंट अफेयर में। बाकी तो आपको पता ही है, करंट अफेयर सब कुछ नया नया ही मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक वाइक करके जाइएगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं पहले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, हमको लगता है इसकी पेन ही गायब हो गई, एक सेकेंड, हाँ मिल गई। चलिए, कह रहे हैं कि भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। और ये क्वेश्चन यकीन मानिए कई बार पूछा है आरओ ने भी और पीसीएस ने भी। ऑप्शन देखिए, बरेली, मथुरा, पटना और करनाल। और अभी तो जो है इसका थोड़ा मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। आपको 4 एक साथ पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन में, 4 संस्थान पूछ लेते हैं। अगर आपने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स पीसीएस नहीं, जो आरओ का एग्जाम हुआ था 11 फरवरी 2024 को, अगर उसको देखा होगा तो आपको आइडिया होगा इस तरह के क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो पहले जानिए, फिर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बरेली। ठीक है, तो बरेली के इज्जत नगर में ये अवस्थित है। ठीक है, तो देखिए जो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान है ना, जिसको क्या कहते हैं, IVRI, तो ये जो है कहाँ पे आपको मिलेगा, तो ये अपने यूपी के बरेली के इज्जत नगर में है। ठीक है, और यह सबसे बड़ी बात तो देखिए कि ये जो है पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की एक महत्वपूर्ण प्रमुख संस्था के रूप में जाना जाता है। वहीं यदि आगे हम देखें तो क्या हो जाएगा, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वो 1889 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। भयंकर रोगों से भारतीय पशुधन संपदा के बचाव के लिए शोध कार्य करने के लिए जो इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी है ना, उसके नाम से इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसका नाम फिर क्या रखा गया, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इसका पहले नाम क्या था, इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, आगे देखिए, जीवाणु विज्ञानी सर लोनार्ड रोजर जो है ना, ये IVRI के प्रथम निदेशक थे। तो ये संस्थान कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा जा चुका है। हो सकता है ये सारे पॉइंट्स आप पूछ लें कि इसका जो है जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम क्या था। तो ध्यान रखिएगा, जब इसकी स्थापना हुई थी 1889 में, उस टाइम पे इसका नाम था इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, और इसके पहले निदेशक कौन थे, ये टाइप के भी क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, सर लोनार्ड रोजर थे। ठीक है, चलिए अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एज इट इज क्वेश्चंस थोड़ा कम पूछे जाते हैं। अब जाहिर सी बात है 150 क्वेश्चंस में अगर सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछेंगे तो नवाचार किस बात का रहेगा। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, एज इट इज नहीं बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया है हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो थोड़ा इसको छोटा ही करना पड़ेगा। चलिए, एक साइड आपको सूची 1 में क्या दिया गया है, विटिकल्चर, वेजिकल्चर, पिशीकल्चर और ओलेरीकल्चर। वहीं यदि हम दूसरी तरफ बात करें तो लिखा हुआ है सब्जियों की खेती, मछली पालन, वृक्ष की खेती और अंगूर की खेती। देखिए हमने ना जो इसमें एक है उसको बहुत अच्छे से याद करके रखा है, वो है पीसी कल्चर। इसको कैसे याद करके रखा है, अब देखिए जो लोग मछली वगैरह खाते हैं ना, वो लोग मसाले वगैरह को क्या करते हैं, पीसते हैं। हालांकि भले ही मार्केट में उनको मिल जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पीसते हैं। तो पीसी अर्थात मछली खाने के लिए या मछली पालने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो क्या है, वो है पीसी कल्चर। तो ये जो है हम लोग इसको मैच कर लेंगे कहाँ से, तो जो पीसी कल्चर है वो मछली पालन से हो जाएगा। सी वाला 2 से मिला दीजिए, देखते हैं क्या इससे बन रहा है। सी का 2 आप देखिए कहाँ है, केवल एक ही जगह नहीं, सॉरी 2 जगह है। तो इन दोनों को तो कम से कम हम लोग एलिमिनेट कर ही सकते हैं, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। आगे देखिए, वेजी, वेजी क्या होता है, वेजी कल्चर। और वेजी कल्चर जहाँ तक मुझे लगता है ये हो जाना चाहिए बी का
वेजी और वीटी दोनों एक ही जैसे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होना जायज़ भी है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ना वीटी कल्चर देख लेते हैं, क्योंकि वीटी कल्चर ज़्यादा इजी रहता है। मैंने मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करके रखा है कि अंगूरों की खेती। लेकिन आप देखिए, वीटी कल्चर और पीसी कल्चर इन दोनों का जो है सेम ही है, तो इससे ये हमारा उत्तर नहीं निकलेगा, यानी कि आपको कम से कम 3 पता होना चाहिए, ठीक है। तो बचा क्या हमारा वेजिकल्चर, और वेजिकल्चर जो है इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जियों की खेती, वृक्षों की खेती, यानी कि ट्री फार्मिंग। वहीं अगर हम ओलेरी कल्चर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा सब्जियों की खेती। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि वेजिकल्चर को वेजिटेबल्स से कंफ्यूज नहीं करना है, वरना ये कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है वेजी कल्चर का सब्जियों की खेती, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोगों को ठीक लग रहा है। सपोज इसको स्टेटमेंट में पूछ लेंगे ना कि वेजी कल्चर सब्जियों की खेती से संबंधित है, तो हम लोगों को लगेगा हाँ वेजी यानी कि वेजिटेबल्स एकदम ठीक तो लग रहा है, तो फिर वहाँ हम लोग गलती कर जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, वहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिल जाए, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जो कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए, तो विटीकल्चर ये तो अंगूरों की खेती है, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। वेजिकल्चर इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, वेजिकल्चर सब्जियों की खेती से संबंधित नहीं है, ये आप एकदम माइंड में अपने बिठा लीजिए, ठीक है। तो वेजिकल्चर हो जाएगा वृक्षों की कृषि। वहीं अगर हम लोग पिसिकल्चर की बात करें तो हमने कहा ना कि मछली पालन, मछली लोग खाते हैं तो मसाले को पीस करके खाते हैं। तो फिर उसके बाद ओलेरी कल्चर यानी कि सब्जियों की खेती या सब्जियों की कृषि, ठीक है। चलिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो क्या कह रहे हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है, कहाँ पे है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, करनाल, और ये करनाल कहाँ है, हरियाणा में। हिसार, ये भी हरियाणा में है। आणंद कहाँ है, ये गुजरात में है, और इसको भी कई बार पूछा गया है। आगे देखिए जयपुर, और ये कहाँ है, तो ये राजस्थान का है। तो चलिए देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है वो आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए, करनाल, हरियाणा, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना 1923 में, कब, तो 1923 में कहाँ पे हुई, करनाल, हरियाणा में हुई, ठीक है। और आगे देखिए, ये जो संस्थान है ना, ये पशुओं की क्लोनिंग तकनीक के लिए पूरे वर्ल्ड में विख्यात है, और इस संस्थान को 1989 में मानद यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है वो मिल चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हमारा साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बन रहा है, कह रहे हैं कि हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है। ये उस टाइम के करंट अफेयर में रहा होगा, इसी वजह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस टाइम की बात है, यानी कि 2014-15 में खोजा गया रहा होगा, 15 में खोजा गया था और 2016 में पूछ लिया गया, क्योंकि एक साल के जो है जो मतलब कि करंट अफेयर की घटनाएं हैं वो पूछी जाती हैं हमारे एग्जाम में। तो उस टाइम पे जो खोजी गई थी वो थी हमारी एड्रोडेड्रल फुलरीन, ठीक है। तो ये हालांकि ये स्टैटिक जीके नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा ही जैसे होता है ना बजट, अब बजट को ध्यान से देखिए तो मतलब कि इस साल का बजट सबसे ज़्यादा पैसा उसमें मिल रहा है, ये हर साल ही बदल जाता है और हर साल का बजट पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा ही होता है। तो ये मतलब कभी स्टैटिक जीके हो ही नहीं सकता कि फलाने ईयर का जो बजट है वो सबसे ज़्यादा था, क्यों, क्योंकि अगले साल उससे भी ज़्यादा का जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी धातु खोजी गई हो, जब वो खोजी गई रही होगी तब सबसे महंगी धातु रही होगी, फिर उसके बाद फिर अन्य खोज होगी तो वो भी सबसे महंगी हो सकती है। तो इस वजह से इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो मतलब स्टैटिक जीके में नहीं बनती हैं। तो फिलहाल के लिए इसको देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, उसके वैज्ञानिकों ने कार्बन परमाणुओं की मदद से दिसंबर 2015 में एक नए पदार्थ की खोज की थी, जिसका नाम क्या था, एंडोडेड्रल फुलरीन, ठीक है। और हालांकि इसका निर्माण किया था, खोजने की थी, और इसको ना विश्व का सबसे महंगा पदार्थ माना जा रहा है। आगे देखिए इसकी कीमत कितनी थी, तो ये $27 मिलियन प्रति ग्राम आंकी गई थी, जबकि आयोग ने कैलिफोर्नियम 252 को माना है, जो कि सही नहीं है। देख रहे हैं, मतलब जब आयोग ने पूछा था ना तभी मतलब इसमें क्या चल रहा था, लोचा था, तो अभी हम लोग कैसे कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे ना एनवायरमेंट और इकोलॉजी का क्वेश्चन बना हुआ है, और इसमें क्या कह रहे हैं, तो चलिए देखिए। और आपको बताएं एनवायरमेंट इकोलॉजी से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और छोटा सा ही इसका जो है सिलेबस है, तो अगर हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लें तो 7-8 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। चलिए आगे देखिए,
कह रहे हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आपको समझ ही आ रहा होगा कहाँ पाई जाएगी। टुंड्रा में तो बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, इतना शीत प्रदेश है, वहाँ इतना ठंडा है, बर्फ जमी रहती है, वहाँ पे कैसे जो है सर्वाधिक जीवित मतलब की जैव विविधता पाई जाती है, तो बिल्कुल नहीं होगा। शंकुधारी वनों में यहाँ पर भी वही कंडीशन है, और जब शंकुधारी वन है तो जाहिर सी बात है एक ही टाइप के वन वहाँ पे मिलेंगे, हर तरह की चीजें तो नहीं मिल सकती, हर तरह की चीजें कहाँ होंगी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, ठीक है। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे आपको सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी देखने को मिल जाती है, शीतोष्ण वन बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए, और अगर आपसे वैसे पूछें कि हमारे यहाँ कौन सी वो जगह है, तो जो हमारा वेस्टर्न घाट है ना, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिल जाएगी। तो आगे देखिए, सर्वाधिक जो जैव विविधता है ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं वहाँ पे। और जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये आपको मेन रूप से जो हमारा भूमध्य रेखा है ना, उसी के आसपास देखने को मिलेगा। भारत का जो केरल राज्य है, जो कि कहाँ पे स्थित है, तो हमारे वेस्टर्न घाट का ही हिस्सा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है साइलेंट वैली, ये जो शांत घाटी है ना, ये इसी को कहते हैं साइलेंट वैली, ठीक है। तो इसी साइलेंट वैली में आपको सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिल जाती है। और अगर आपसे कोई पूछे कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो ये आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा, लेकिन जो शांत घाटी है साइलेंट वैली ये आपको केरल में मिलेगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। और ये आपको देखिए तो केरल के पलक्कड़ जिले में 12 किलोमीटर से मतलब इसकी लंबाई है, और 7 किलोमीटर आपको इसकी चौड़ाई देखने को मिल जाएगी। और कहाँ पे है, तभी हमने बताया ही कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है वहीं से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज रिलीज्ड इन, यानी कि भारत की जो जलवायु परिवर्तन पर पहली राष्ट्रीय क्रिया योजना है वो किस ईयर प्रकाशित हुई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए 2008, 2012 या फिर 2014 या 2015। तो समझ ही आ रहा होगा कि आसपास की घटना हुई होगी, लेकिन आप देखिए मतलब एकदम करीब करीब के ईयर भी दिए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो जाने रहिए, वो क्या है 2008, ठीक है। तो ये जो है ना, आप इसको स्टैटिक जीके समझ करके याद कर सकते हैं कि जो भारत की जलवायु परिवर्तन पे पहली राष्ट्रीय क्रिया योजना है वो 2008 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह जी थे, क्योंकि अभी उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। और इसके 8 लक्ष्यों में से एक ग्रीन इंडिया मिशन भी है, और इसके तहत भारत में वन क्षेत्र को 20% से बढ़ा करके 10 साल में 33% तक करना था। अभी हमारे यहाँ टोटल जो वृक्षावरण और वनावरण है, जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, उसमें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने जो घटना चक्र आई दृष्टि आई थी ना उस। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि निम्नलिखित गैसों में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए, नहीं पूछ रहे हैं। ऑप्शन देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बताइए, क्या ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑक्सीजन जो है ना ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब मुझे बताइए जो O3 होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। जब हम इंटर में थे तब ये क्वेश्चन हमारे सर ने पूछा था कोचिंग में, उस टाइम पे हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता था, उसी टाइम से हालांकि ये पता भी है कि O3 किसको कहते हैं। तो चलिए इसका सही मतलब कि देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, कि जो ग्रीन हाउस गैस है ये वायुमंडल में उपस्थित वो गैसें हैं जो कि तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत जो विकिरण है ना उनका अवशोषण और उत्सर्जन करती हैं। और पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं इनको हमेशा के लिए याद करके रखिए। एक तो मतलब कि जलवाष्प है, वहीं आप देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है वो भी है, मीथेन है ही, और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अगर आप उर्वरक का बहुत ज्यादा मतलब कि उपयोग कर रहे हैं तो फिर क्या होगा। ऑप्शन देखिए मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जाहिर सी बात है कि ये सारे के सारे प्रदूषण आप कर रहे हैं अगर बहुत ज्यादा मतलब कि जो फर्टिलाइजर्स है उसका यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला। तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से आप देखिए तो मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण सबका सब हो जाता है। और इसके साथ साथ आप देखें तो जो हमारी भूमि है ना वो भी अनुर्वर हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा अगर आप फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं तो फिर खेती के लायक वो हमारी जमीन ही नहीं रह जाएगी, अर्थात अनुर्वर हो जाती है। आगे देखिए उर्वरकों का प्रयोग जो है वो जब मृदा में होता है तो मृदा पर फसलों की सिंचाई की जाती है, जिसके वाष्पीकरण के फलस्वरूप ये जो प्रदूषक हैं वो वायु में भी पहुंच जाते हैं। और उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग करने से पानी भी दूषित होता है, और मिट्टी तो दूषित होती ही है, और हवा भी इससे दूषित होती है। चलिए आगे देखिए
कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, नेचुरली नहीं, नेचर ने नहीं बनाया है, मानव ने बनाया है। ऑप्शन देखिए, राइस फील्ड, तो साइड बात है, जो भी खेती करने वाली चीजें हैं, फिर चाहे वो धान का खेत हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे सरसों का हो, चाहे मटर का हो, चाहे अलसी का हो, चाहे बाजरा का हो, कुछ भी हो, खेत अगर आप खेती कर रहे हैं तो वो फिर मानव के द्वारा निर्मित है, अर्थात कृत्रिम है, तो बस यही हो जाएगा। वन, घास के मैदान, झील, ये सब तो नेचर ने ही बना करके हमको दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और इसके पहले आप देख लीजिए ये क्या है, एक्सप्लेनेशन तो कुछ ऐसा है नहीं ज्यादा इसमें बताने लायक, इसको आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इन अ फूड चेन मैन इज, यानी कि खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है। तो क्या मानव मतलब कि प्रोड्यूसर है, यानी कि एक निर्माता है? बिल्कुल नहीं, जो प्रोड्यूसर है ये तो हमारे पेड़ पौधे हैं, यानी कि प्लांट्स हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स कौन है? हमारे पेड़ पौधे हैं। कह रहे हैं ओनली प्राइमरी कंज्यूमर, बिल्कुल नहीं, क्या हम लोग केवल घास फूस खा के जी रहे हैं? नहीं ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। प्राइमरी जो मतलब कि कंज्यूमर्स हैं उसमें आपको वैसे मतलब जंतु मिल जाएंगे, वैसे जीव जंतु जो केवल और केवल पादपों का सेवन करते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, हिरण हो गया, घोड़ा हो गया, बकरी वगैरह आदि, ठीक है। वही कह रहे हैं केवल द्वितीयक उपभोक्ता, तो बिल्कुल भी नहीं, हम लोग ऐसा भी नहीं है कि जो लोग मतलब कि केवल गाय भैंस बकरी को ही खा के जी रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर, अर्थात प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि मानव जो है सर्वाहारी होता है, वो घास फूस भी खा जाता है। घास फूस कैसे खा जाता है? जैसे सरसों का साग बना के खा लेंगे, तो सरसों क्या है, वो घास फूस ही तो है, पालक का साग बना के खा लेते हैं। और इधर हम लोग देखिए तो जो मतलब कि मांस मदिरा खाने वाले लोग हैं, वो लोग मांस वगैरह भी खा लेते हैं। तो इस वजह से मानव सर्वाहारी है, और वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही उपभोक्ता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटीज, यानी कि जैव विविधता के ह्रास का जो मेन रीजन है वो क्या है। कह रहे हैं हैबिटेट पॉल्यूशन और विदेशी प्रजातियों का समावेश, कह रहे हैं कि अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो आप देखिए सारे के सारे जो चीजें दिए हुए हैं ना, वो जैव विविधता के ह्रास का कारण है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, हमसे कह रहे हैं कि मुख्य कारण कौन सा है, यानी कि ऐसे ही कारण की बात करिए जिसमें ये सारे समाहित हो जाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है, यानी कि उनके जो नेचर के द्वारा प्रदान किए गए आवास हैं उनका विनाश हो रहा है। और ये देखिए क्यों विनाश हो रहा है, हालांकि हम सब जानते हैं, फिर भी देख लीजिए कि जैव विविधता के ह्रास का जो प्रमुख कारण है वो क्या है, प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, घटते वन क्षेत्र की सघनता कम होना, औद्योगिकरण तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार और तस्करी आदि, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन जानते हैं बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजी में पूछे जाने लगे हैं, तो इसको भी याद करके रखिएगा। क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों के संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बस यही इसका उत्तर हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, या पश्चिम बंगाल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। चलिए ये आप देख लीजिएगा क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, और ये जाने रहिए कि ये जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है ना, इसके तहत जो नेशनल पार्क हैं एवं जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं, इनकी स्थापना और अधिसूचना का प्रावधान किया गया। जनवरी 2013 में अधिनियम में संशोधन करके अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया गया, यानी कि अगर पहले कम जुर्माना लगता था तो अभी और ज्यादा जुर्माना अब लग रहा है, ठीक है। देखिए यूपी स्पेशल से क्वेश्चन बना हुआ है। अब जैसे पहले की अपेक्षा यूपी स्पेशल से क्वेश्चन थोड़ा कम पूछे जा रहे हैं। अगर आपने देखा होगा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था, मतलब कि 22 दिसंबर 2024 को, उसमें एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लेकिन अब ये मत सोच लीजिएगा कि अब तो यूपी स्पेशल पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि यूपी स्पेशल तो पढ़ना ही पड़ेगा। जीएस पेपर 5, 6 ये कहाँ जाएगा, इसमें तो हम लोग यूपी स्पेशल ही पढ़ रहे हैं। तो अगर आप प्रीलिम्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, तो इस वजह से पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे आज पढ़िए चाहे 4 दिन बाद, तो पहले से ही पढ़ रही है। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी थी, उस टाइम की बात हो रही है। अभी अगर आपने देखा होगा ना, तो इस टाइम भी इस टाइप के क्वेश्चंस बने हुए हैं, बशर्ते थोड़ा अलग तरीके से बने हुए हैं। ऑप्शंस देखिए, कह रहे हैं 2014-15 में जो मतलब यूपी का निर्यात था, उस कितना हिस्सेदारी था पूरे भारत देश के भीतर, 5%, 6, 7 या फिर 8%। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5%, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना बदलती रहती हैं, जब
आता है हमारा बजट और सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो उन सबको तो हमें देखना ही पड़ेगा। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार आप देखिए 7.35% हो गया है। तो अन्य आंकड़े भी आपको अपडेट करने पड़ेंगे जब एग्ज़ाम आएगा, तो जो मैगजीन्स वगैरह आती हैं उसमें चीज़ें अपडेट होके आती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्या कह रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका ना ईयर पूछा गया था क्रोनोलॉजी में। ऑप्शन क्या है? खतौली, बलरामपुर, बुलंदशहर या फिर नजीबाबाद। उत्तर क्या हो जाएगा कि एशिया की जो सबसे बड़ी चीनी मिल है वो आपको उत्तर प्रदेश के खतौली में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न थोड़ा विवादित रहा है। क्यों? क्योंकि विकल्प में जो दी गई है वो कोई भी एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल नहीं है, आयोग ने इसको खतौली माना है। और वर्तमान में यदि उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो जो खतौली है ये चीनी मिल उत्तर प्रदेश में ही अपने 5वें स्थान पे आ चुकी है। तो अब अगर आयोग ने इसको खतौली माना है तो आप मतलब कुछ भी हाथ पैर मार लीजिए, कोई मतलब की बात नहीं है। हालांकि उस टाइम पे रहा होगा तभी आयोग ने माना होगा, उनको कहीं से खबर मिली होगी। जैसे आप देखिए मतलब कि इस बार उन्हें कहीं से खबर मिली कि जो उत्तर प्रदेश है ना वो जनसंख्या घनत्व के मामले में पहले पे आ गया है। अगर आपने आरओ का पेपर देखा होगा और उसकी आंसर की आई है उसको देखा होगा तो पूछा गया था। हालांकि यही एक दुख है कि उन्होंने सेंसस अकॉर्डिंग टू सेंसस नहीं लिखा है सॉरी, लेकिन आप देखिए किसी भी मैगजीन वगैरह ने भी इस तरह की चीज़ें नहीं कवर की थी कि यूपी जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में पहले पे आ गया है। लेकिन उन्होंने उत्तर जो माना है ना वो कहा है कि जनसंख्या घनत्व में यूपी नंबर 1 पे है, जबकि हम लोग बिहार इतने सालों से पढ़ते आ रहे थे। खैर कुछ चीज़ें तो रह ही जाती हैं जो वो अपनी मतलब अपने मनमर्जी के हिसाब से मार्क्स देते हैं। चलिए देखिए, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन देखिए, मेरठ, नेक्स्ट है कानपुर, तीसरा है नोएडा, चौथा है वाराणसी। तो ये हो जाएगा अपना नोएडा। ठीक है, तो यूपी में जो सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये आपको नोएडा में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं, तो अब करंट अफेयर आ रहा है, इसमें हम लोग ना केवल क्वेश्चंस देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए ब्रांड एम्बेसडर से बना है। तो जो ब्रांड एम्बेसडर वगैरह है इनसे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, अभी 1-2 साल से नहीं बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मतलब हो सकता है इस साल बन जाए। तो ब्रांड एम्बेसडर इस बार देख लीजिएगा। क्या कह रहे हैं कि उस समय कौन सी अभिनेत्री थी जो निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी? तो हम लोग केवल और केवल उत्तर देखेंगे, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाते, विद्या बालन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं 2015 के भौतिक शास्त्र के नोबेल अवार्ड विजेता जो जी काजिता और ए मैकडोनाल्ड थे वो किस देश के निवासी थे? अब देखिए इस बार जो है जो मतलब कि भौतिक शास्त्र में पूछा गया ना, वहीं अगर आपने देखा होगा आरओ 2025 का जो हुआ है, 2023 का एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया था कि जो मेडिकल में दिया जाता है यानी कि उसमें कौन सी खोज के लिए मिला है मतलब कि नोबेल अवार्ड, ये पूछा गया था कि कौन सी खोज के लिए मिला है। तो माइक्रो आरएनए करके कुछ जो है खोजा गया था, उसके लिए मिला हुआ था। तो देखिए 2016 में किस टाइप का पूछा गया है कि भौतिक शास्त्र के जो नोबेल अवार्डी थे वो किस देश से बिलोंग करते हैं। तो हमें बहुत मतलब कि ना केवल भौतिक शास्त्र के बल्कि जो भी मतलब कि नोबेल अवार्ड मिलते हैं उन सबको देखना पड़ेगा किसको मिला है, किस खोज के लिए मिला है और वो लोग किस देश से बिलोंग करते हैं। वहीं यदि आप देखें कि जो आरओ हुआ था 11 फरवरी 2024 को, उसमें पूछा गया था जो मतलब कि शांति के लिए अवार्ड मिलता है नोबेल का, वो किनको मिला था ये भी पूछा गया था, कहाँ की थी ये भी पूछा गया था। चूँकि स्टेटमेंट में था तो उन्होंने स्टेटमेंट पे ही लिख के दे दिया था और ये भी पूछ लिया था कि क्या ये इस काम के लिए इनको मिला है या फिर और किसी काम के लिए। जैसे क्वेश्चन क्या बना था, जो नरगिस मोहम्मदी हैं जो कि ईरान की थी, उन्हें नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, शांति का नोबेल अवार्ड। तो उन्होंने पूछ रखा था कि नोबेल अवार्ड इनको दिया गया है शांति का, तो ये बात तो एकदम ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया था कि इनको ये अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि ये किसके लिए लड़ती हैं, अखबारों की स्वतंत्रता के लिए लड़ती हैं। तो जो आयोग ने उत्तर दिया था, मेरी नज़र में उत्तर हालांकि गलत था, लेकिन आयोग ने उत्तर दिया है तो हम लोग उसको कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें ना इस चीज़ के लिए वो नोबेल अवार्ड दिया नहीं गया था शांति वाला, उन्हें दिया इसलिए गया था क्योंकि ये महिलाओं के हक में जो है अपने यहाँ लड़ रही थी
और इस वजह से उन्हें नोबेल अवार्ड शांति वाला मिला था। लेकिन वो अखबारों के मतलब कि अखबारों की स्वतंत्रता के समर्थन में भी उनको एक अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका था उसी वर्ष। तो उन्होंने हालांकि उत्तर मान लिया था कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो जो इस तरह की चीज़ें निकल के आई थी। खैर चलिए आगे देखिए, असली मुद्दे की बात है कि उसकी आंसर की नहीं आई थी ऑफिशियल, लेकिन कुछ बुक्स में ये बातें बताई गई थी कि ये कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, ये अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का बैंकॉक में गोपनीय मिलन हुआ था, उसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में पार्टिसिपेट लेने गई, जो कि 2015 में कहाँ आयोजित हुआ था। तो दोबारा से अगर इस तरह का कोई सम्मेलन वगैरह होता है, अभी हालांकि हम लोग मतलब देखते ही हैं करंट अफेयर में सम्मेलन वगैरह, तो इस तरह की चीज़ें पूछी गई हैं, मे बी आगे भी रिपीट हो जाए। ठीक है, तो देख लीजिए, ये हो जाएगा इस्लामाबाद पाकिस्तान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसका अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि UNHCR के अनुसार यूरोप में शरणार्थियों और मतलब कि विस्थापितों की संख्या किस सीमा पर पहुंच गई। अभी तो आपने देखा होगा तो शायद 120 मिलियन के आसपास हो गई है, जो इसके पहले के आंकड़े निकल के आए थे, और उस टाइम पे तो आपको देखिए उत्तर ही नहीं दिया गया है। लेकिन अभी जो हाल ही में हमने देखा था वो शायद मतलब 120 के आसपास था। देख लीजिएगा एक बार, मतलब कि कंफर्म करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 120 मिलियन ही मैंने पढ़ा था, लेकिन आप एक बार फिर से रीचेक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, बस ये जाने रहिए कि इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया है, अर्थात इस तरह के क्वेश्चंस पे भी हमारी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि जो पहले पूछे जा चुके हैं अब उनको रिपीट किया जा रहा है। कहाँ से लाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि वो लोग क्वेश्चंस को गड्ढे खोद के निकालेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं विश्व का वो कौन सा देश है जो अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए वैकल्पिक राजधानी का निर्माण कर रहा है। ये तो बहुत दिनों से जो है चर्चा में रहा है, अभी 2-4 सालों के बीच भी चर्चा में रहा। वो कौन सा है, वो है फिलीपींस। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि टाइम्स मैगजीन के द्वारा वो कौन है जिन्हें पर्सन ऑफ द ईयर 2015 चुना गया। तो ये कौन है पर्सन ऑफ द ईयर 2020 क्यों, अब तो आपको 2024-25 का देखना चाहिए। ऑप्शन देखिए, बराक ओबामा वगैरह वगैरह, बस इतना जानिए। एंजेला मर्केल उस टाइम पे थी, अभी कौन है वो आप देखिए। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सऊदी में मक्का का स्थानीय परिषद में निर्वाचन होने वाली जो पहली महिला है वो कौन है। अब जैसे नरगिस मोहम्मदी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है नरगिस मोहम्मदी का तो हो ही गया, जो क्लाउडिया शेनबान हसन थी उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके पहले जो UN में जो है अंगोला की कोई महिला जो है हेड के रूप में चुनी गई थी, वो क्वेश्चन भी हमारे पीसीएस ने पूछा था। तो अगर इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, मतलब पहली महिला, ये हमारे एग्जाम में बन ही जाता है। तो इस वजह से अगर कोई भी महिला कहीं पर भी किसी मतलब कि अच्छे पद का मतलब है किसी हाई पद पे जा रही हैं, तो उनके बारे में हमें थोड़ा अवेयर रहने की आवश्यकता है। हालांकि बस इसका उत्तर जानिए कौन है, वो हो जाएंगी सलीमा बिंत जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि हाल ही में सुर्खियों में आया ये क्या है, वेंडल स्टीन 7 किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, वाष्प ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो ये उस टाइम चर्चा में रहा था और नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित था। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं देख रहे हैं, बस हमें इसमें क्वेश्चन ही जानना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक को इन्होंने हॉट टॉपिक टाइप में मान करके करंट अफेयर में शामिल किया। क्योंकि करंट अफेयर में तो डेली 10 घटनाएं आ जाती हैं, जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं वो एक दिन में कम से कम 10-20 क्वेश्चन करंट अफेयर का बना देते हैं। लेकिन हमारे लिए पीसीएस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको तभी समझ आएगा जब आप यूपी पीसीएस के प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है। तो उस टाइम पे 22 था, अभी आप देख लीजिए हो गया होगा अपडेट। ठीक है, आगे देखिए, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं अभी हाल ही में किस देश ने एक बच्चे की मानक की नीति को अस्वीकृत कर माता पिता को दूसरे बच्चे हेतु अनुमति दी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे यहाँ बन जाते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा चाइना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहे हैं भारत में संपन्न हुई इंटरनेशनल टेनिस प्रीमियर लीग 2015 में राफेल नडाल ने खेला था। क्या खेला था ये देखिए, मतलब किस साइड से खेला था। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडिया एसएस की ओर से। अभी वो क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सा खेल है, मतलब आरओ में पूछा गया था, जिसको यूनाइटेड किंगडम के द्वारा पहली बार आयोजन किया जा रहा है। बताइए जरा, क्या आप लोगों को आइडिया है कि वो कौन सा गेम है जिसे यूके में पहली बार खेला जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला, नाम क्या था उनका, नौरोजी देवी, इनको ग्राम प्रधान चुना गया है। हद हो गई है, मतलब
राम नाम जपने के समय में प्रधान चुने जा रहे हैं, मतलब इस टाइम पे ये स्वयं से क्या काम कर सकती हैं। फिलहाल के लिए देखिए उत्तर मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर या जौनपुर, तो भैया ये सब काम ना आजमगढ़ में ही हो सकता है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि जो रघुवीर चौधरी हैं उनसे क्वेश्चन बना था कि रघुवीर चौधरी जिन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी अवार्ड सम्मानित किया गया था, साहित्य को संपन्न किया है, वो मतलब कि कौन सा लैंग्वेज से संबंधित है, बस ये तो ये हो जाएगा गुजराती। तो बस क्वेश्चंस देखिए और नोट डाउन करिए कि आपको क्या क्या जानना है। आप ध्यान से साहित्य अकादमी अवार्ड जो 2024-25 में मिला है उन सबको जा करके देख लीजिए। ज्ञानपीठ अवार्ड भी पूछा जाता है, उसको भी देख लीजिए। ज्ञानपीठ अवार्ड वाला तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 134 कि भारत के सभी राज्यों को विश्व के अलग अलग देश मान करके मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग के मामले में इन राज्यों को संबंधित देश की रैंकिंग से मिलान करना है। तो केरल, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र। तो आप बस इतना जाने रहिएगा कि आपको ये जो मतलब ये मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग आती है, इसमें कौन से स्टेट को कौन सा दर्जा मिला है और वो पूरे विश्व में कौन से देश के समान है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये बहुत ही एक तरह से घटिया टाइप का क्वेश्चन है, मैं सही बताऊं तो, मतलब इतना कौन याद करता है, लेकिन इन्होंने पूछ रखा है तो आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका उत्तर भी दे दिया गया है कि केरल मालदीव से, ठीक है, गुजरात होंडुरास, यूपी पाकिस्तान, महाराष्ट्र दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 135 आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट की गई है, मतलब उस टाइम पे स्टार्ट की गई थी, तो वो था भैया SBI। तो यानी कि कोई भी बैंक किसी मतलब कि कोई भी बैंक है जो कुछ नवाचार कर रही है, कोई स्कीम वगैरह ला रही है, तो फिर इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उस पर आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। चलिए आगे देखिए। अब जैसे जो टीचर्स हैं वो हमको पढ़ा ले जाते हैं करंट अफेयर और हमारे एग्जाम में फंस भी जाता है, उसके पीछे का क्या कारण है, यही कारण है। वो लोग ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि बैंक के द्वारा कौन सी स्कीम वगैरह लॉन्च की जाती है, तो वो लोग अपने करंट अफेयर में ये सारी चीज़ों को शामिल करते हैं। तो यही सब तो है स्मार्ट तरीके से पढ़ना। प्रीवियस में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टाइम की चीज़ों पर पकड़ बनाइए और उसको फिर आराम से पढ़ लीजिए। चलिए देखिए, कह रहे हैं 64वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता पिया अलोंजो बुर्टजबेक, इतना गंदा सा नाम है तो जाहिर सी बात है जबान लड़खड़ाएगी ही। गंदा सा नाम नहीं है, दरअसल अपने देश का नाम नहीं है। अब हम लोग तो राम सीता इस तरह के नाम पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं, अब जब इतना टाइम मतलब कि टफ सा नाम आता है तो एक बार जबान लड़खड़ाई जाती है। तो पूछ रहे हैं ये कहाँ से संबंधित थी। ऑप्शन देखिए, फिलीपींस, कोलंबिया, US या फ्रांस। तो मिस यूनिवर्स बहुत बार पूछा गया है, 2023 के आसपास भी मिस यूनिवर्स को पूछा गया था। तो इसका उत्तर क्या होगा, ये हो जाएगा फिलीपींस। अभी की मिस यूनिवर्स कौन है, अभी इसके पहले जो मिस यूनिवर्स बनी थी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन है वो, ठीक है, 2024 में जो मिस यूनिवर्स बनी है वो। अगले क्वेश्चन में देखिए, कह रहे हैं कि हाल ही में भारतीय रेलवे में एक सुनियोजित घोटाला पकड़ा गया, वो भ्रष्ट आचरण किससे संबंधित है, यानी वो घोटाला संबंधित है किससे। तो उस टाइम पे पकड़ा गया था रेलवे के ब्रांड जल यानी रेल नीर घोटाला था वो। चलिए आगे देखिए। और इसमें देखिए 19.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का जो आरोप है वो लगाया गया था। तो भी इस तरह की चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो रहेंगी ही। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भारत ने बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन किस देश के सहयोग से विकसित किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते ही हैं। आपने देखा होगा 2024 में जो पेशियस हुआ है उसमें ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, जो है ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसके बारे में स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इजराइल, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को देखिए, और ये कैसी थी, तो ये लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी। क्वेश्चन नंबर 139 क्या है, क्या निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था तथा उन्होंने इतिहास बनाते हुए 2015 के चुनाव में 13 सीटें जीती। तो ये क्या है, ये एक मतलब कि मुंह पे तमाचा है। जो लोग कहते हैं कि महिलाएं काम की नहीं है, उनको ये मुंह पे तमाचा था कि तुमने कभी अवसर ही नहीं दिया, तो आपको पता कैसे चलेगा महिलाओं की पावर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सऊदी अरब, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। सऊदी अरब ने पिछले 10 सालों में आप देखें तो बहुत सारे काम हैं जो वहाँ पे महिलाओं के लिए मनाही थे, उसके बावजूद भी वहाँ पे उनकी अनुमति दी गई। इवन ड्राइवर वगैरह तक बनने के लिए महिलाओं को अनुमति नहीं थी, तो सऊदी अरब ने उन सारे कामों में भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। चलिए आगे देखिए। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि
इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन योजना के संबंध में स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन पे विचार करना है। करें यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है। केंद्र का जो योगदान है वो 75% है और राज्य का योगदान 25% है। तो अब देखिए पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि आगे आपको दिख ही जाएगा। ये जो इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन स्कीम है, इसके तहत शौचालय विहीन गृहों में शौचालय का निर्माण किया गया और ये एक साझेदारी से मतलब कि चलाई गई स्कीम है, जिसमें केंद्र के द्वारा 75%, राज्य के द्वारा 15% और जिसको लाभ मिल रहा है बाकी बची हुई राशि जो है उसके द्वारा क्या की जा रही है, लगाई जा रही है। और बचा कितना है? केवल 80%। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का, उसके बाद जो है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस के क्वेश्चंस लगभग सभी कहते हैं, जो टीचर्स हैं, आप देखने को मिलेगा कई सारे टीचर्स हैं जो कहते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन तक मिसलेनियस से आ जाते हैं। अब ये बात अलग है कि वो लोग सेंसस वगैरह को भी मिसलेनियस में ही शामिल कर लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर में कि निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम है जो शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई एक नई योजना नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, ये जरूर जाने रहिए कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, ये अभियान महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सारे स्कीम्स और उनके सामने ईयर दे करके पूछ लेते हैं कौन सा सही नहीं है या फिर कौन सा सही है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग मिसलेनियस से क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब मिसलेनियस से जो क्वेश्चन बना है उसको देखेंगे। तो जो आंतरिक सुरक्षा अकादमी है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ऑप्शन क्या है? माउंट आबू, दूसरा है नासिक, तीसरा हैदराबाद, चौथा है पुणे। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माउंट आबू। ठीक है, तो जो इंटरनल सिक्योरिटी अकादमी है ये आपको कहाँ मिल रहा है? तो ये राजस्थान के माउंट आबू में है। ठीक है, और इस अकादमी की जो स्थापना है वो 1975 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि सेवा दिवस हैज बीन प्रपोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ, यानी कि वो कौन से महान व्यक्तित्व हैं जिनके जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाने की बात की गई थी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, तो इनके लिए तो अटल दिवस मनाया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय नहीं, ये हो जाएंगे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेनेशन में देखिए कि केंद्र सरकार के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एक सेकेंड, यहाँ पे सेवा प्रसाद मुखर्जी उत्तर दिया है। अच्छा ठीक है, दरअसल ये जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं ना, इनके जन्म दिवस को ना अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 सितंबर को। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन दिवस या अटल दिवस जो भी कहना चाहें, सुशासन दिवस ही कहिए ज़्यादा ठीक है। और यहाँ देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने की जो घोषणा है वो की गई थी, और इसको देखिए आयोग ने इसको बाहर ही कर दिया था मूल्यांकन से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं कारगिल टर्निंग द टाइड, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस ना करंट अफेयर में ही पूछे जाते हैं, मिसलेनियस में भले ही दिया गया है। कह रहे हैं मोहिंदर पुरी बुच, या पता नहीं क्यों माधुरी पुरी बुच याद आ गया मुझे, सॉरी। तो ये मोहिंदर पुरी लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा है अनीता नैयर, ठीक, तीसरा है चेतन भगत, चौथा है दुर्जय दत्त। तो यदि आप इनका सही उत्तर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? मोहिंदर पुरी, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, चलिए, और इसमें इन्होंने जो लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी हैं, इनके द्वारा 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें 8वीं माउंटेन डिवीजन का नेतृत्व किया था। ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि कारगिल का युद्ध हुआ कब था। ठीक है, तो 1999 में। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बन चुका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों के द्वारा सबसे ज़्यादा जो भूमि है वो सींची जाती है? तो जाहिर सी बात है ये अपना यूपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट किया गया था? तो ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके है, ध्यान से देख लीजिए, 2008 हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत आप देखिए अगस्त महीने में 2008 में हुई थी। और भारत सरकार के द्वारा भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और इसके साथ साथ भूमि संपत्ति संबंधी विवाद को घटाना और भूमि अभिलेखों के रखरखाव व्यवस्था में पारदर्शिता लाना आदि ये सारे उद्देश्य थे, जिसकी वजह से जो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम है वो स्टार्ट किया गया था अगस्त 2008 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 2009-10 के प्रारंभ में
प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की गई थी? तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, ऑप्शन सी। तो 1 अप्रैल 2009 को केंद्र सरकार के द्वारा ये जो स्टार्ट की गई योजना है उसको मतलब कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? आपको याद होगा कि इस टाइप का एक क्वेश्चन बना हुआ था अभी हाल ही में आरओ में नहीं, पीसीएस में बना हुआ था 22 दिसंबर वाले पेपर में, ठीक है। स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? तो ये तो हालांकि घिसा पिटा सा है, ये हो जाएगा 6 से 14 साल, ठीक है। तो जो केंद्र सरकार के द्वारा 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और गुणवत्तापरक जो शिक्षा है ना वो प्रदान करना। तो अभी कितना निःशुल्क और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिल रही है तो सबको पता है, निःशुल्क मिल रही है, गुणवत्ता तो मुझे नहीं लगता कि कुछ है। खैर, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आपका होमवर्क भी है कि ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है ना वो कब चलाया गया था? क्या पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो कब चलाया गया था? ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करना, ठीक है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल में भी, यानी कि जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहला वाला कब हुआ, दूसरा वाला कब हुआ और नाबार्ड की जो है मतलब स्थापना कब हुई, एक क्वेश्चन एक और था और इन चारों को क्रम में लगाना था, ठीक है। गरीबी हटाओ, तो जो गरीबी हटाओ का नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी ने, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ये भी पूछा जाता है गरीबी हटाओ का जो नारा है ना वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था? ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका हम लोग मैच कर लेते हैं, यानी कि क्रोनोलॉजी होगा क्या, फिर हम लोग देख लेंगे कि कौन सा कब जो है लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि सबसे पहले तो तीसरा वाला होगा। 1966 के आसपास आप देखिए हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो हुई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था पहली बार की कुछ और, एक सेकंड हाँ चेक कर लेते हैं, गलती ना होने पर बिल्कुल सही है। 1969 में ही पहली बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो हुआ था और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसमें किया गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1969 में पहली बार हुआ था, ठीक है। और 1966 में मैंने बता ही दिया कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। वहीं यदि गरीबी हटाओ की बात करें तो ये देखिए 1971 में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो इसका उत्तर हमने देख ही लिया, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। कह रहे हैं कि ई-विज़ संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सरकारी सेवाओं की पहुंच के लिए एकल द्वार प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी वाला। तो टोटल जो 2016 में 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसी वीडियो के साथ 150 क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। तो ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको मन करे तो शेयर वेयर कर दिया करिए। चलिए फिर मिलेंगे एक बार फिर से, आप सभी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।